छत्तीसगढ़ की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 5 साल छत्तीसगढ़ में एक नई रचना की। यानी कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन्होंने संघर्ष के जरिए और अपनी पिछली सरकारों के कामकाज के जरिए छत्तीसगढ़ की जनता को यह बताने की कोशिश की कि देखिए कौन बेहतर था, हम बेहतर थे या कांग्रेस की सरकार बेहतर थी। और उन्हीं कामकाज के जरिए छत्तीसगढ़ की जनता को लगा कि बेहतर तो बीजेपी थी, चेहरा रमन सिंह का था। तमाम सारी योजनाओं का जिक्र, सामाजिक सरोकार की योजनाओं का जिक्र, और उसमें कई योजनाएं। इस बात हम बात करेंगे डॉक्टर रमन सिंह जी, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ी भूमिका उनको स्पीकर के तौर पर, सरकार पर नजर रखने के तौर पर और तमाम लोगों को एक नई दिशा देने के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। रमन सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक नया सवेरा फिर हुआ है छत्तीसगढ़ में, सरकार बनी, 5 साल आपने संघर्ष किया, सड़क पर संघर्ष किया और छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाया। तो किन बातों के जरिए भरोसा दिलाया? छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार ये 5 साल भूपेश के नेतृत्व में सरकार चली और 5 साल में जो बड़े मुद्दे थे जिसके खिलाफ जन आक्रोश जनता में फैला हुआ था, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने घोटाले सरकार ने किया कि कोई क्षेत्र छूटा नहीं। कोयला, शराब से लेकर और अंत में महादेव ऐप में आके रुका, पीएससी घोटाले से लेकर। और दूसरा बड़ा मुद्दा था इनके जन घोषणा पत्र की बात, जो वादे थे और अधूरे थे। और तीसरा बड़ा मुद्दा था कि छत्तीसगढ़ का विकास 5 साल से ठहर गया था, विकास के सारे काम बंद पड़े थे। इन 3 मुद्दों को लेकर और खास तौर से भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में रहा और इनके इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आंदोलन चलाया। और मुझे लगता है जनता के मन में भूपेश के प्रति, उसके प्रति जबरदस्त आक्रोश था और ये आक्रोश इस चुनाव में प्रकट हुआ है। 54 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी जीती है और निश्चित रूप से एक नया अवसर बीजेपी को मिला है। एक तीनों ही राज्य, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बारे में तो किसी ने सोचे नहीं थे। आप पूरा एक तमाम राजनीतिक पंडित या कहें कि बहुत सारे एग्जिट पोल भी ये बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में सरकार जो है वो कांग्रेस की बन रही है। लेकिन आपने पिछली बार की तरह 2003 में भी आपने कहा था कि तमाम एंकरों को मैंने पहली बार देखा है ग्राउंड पर दौड़ते हुए, जो कि किस तरीके से बीजेपी वापस आई। आपने कहा था कि अभी इंतजार कीजिए, हम 55 के आंकड़े पर पहुंचेंगे, और आपकी बात सही भी साबित हुई। इसमें तड़का किसका लगा? ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का भी, जो व्यक्तिगत गारंटी दी, उसका भी असर है। तो क्या वाकई ऐसा है? बड़ा स्पष्ट प्रभाव, जो चुनाव का अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की और मोदी जी का जब छत्तीसगढ़ में खास तौर से इस चुनाव में आना हुआ और पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण हुआ और हमने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें मोदी जी की गारंटी, जनता ने 100% भरोसा किया और उनके डेवलपमेंट के 10 साल के जो काम हैं उसका अपने आप में छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रभाव है, पूरे देश में प्रभाव है और उसका भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता ने किया। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ मोदी जी के नाम से, मोदी जी के गारंटी के नाम से ये चुनाव लड़ा गया और एक महत्वपूर्ण भूमिका मोदी जी के तो रहती है, पूरे चुनाव को वो दिशा देते हैं। अमित शाह जी और नड्डा जी इस पूरे चुनाव में पूरी ताकत के साथ अभियान में लगे रहे। एक जो बड़ा विषय देखने को मिला कि महिलाओं की भागीदारी तीनों ही जगह, अब तक अगर कुछ सालों का डेटा उठा के देखें, 23 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, 18 राज्यों में जहां भी सरकारें बनी हैं, महिलाओं की बड़ी भागीदारी हुई है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट भी किया है। एक बड़ा कारण ये मानते हैं कि अवेयरनेस आ रही है, या तमाम महिलाओं के इर्द गिर्द जो सरकार की योजनाएं हैं वो एक बड़ा संकेत दे रही? निश्चित रूप से इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की रही। उसके 2 कारण हैं। एक, इन्होंने जन घोषणा पत्र में झूठे वादे, गंगा जल हाथ में लेके, गीता की कसम खा के शराबबंदी की बात कही। शराबबंदी तो नहीं किया, घर घर शराब बिछवाने का काम किया और नकली शराब बेचने का काम और अवैध धंधे शराब के आड़ से जो हुए। पहला विषय ये था। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के
महतारी वंदन योजना का एक असर रहा, गैस सिलेंडर का एक मामला रहा, 500 रुपया में देने की बात हुई, तो महिलाओं को इस बात का एहसास हुआ कि ये सरकार आएगी तो रेडी टू ईट सेल्फ हेल्प ग्रुप को वापस देने की बात हुई। कि बहुत सारी योजनाएं थी जिनके बारे में हमने कहा भी है और उसका क्रियान्वयन भी शुरू कर रहे हैं। तो उसका असर देखने को मिला। पूरा असर देखने को मिला और चुनाव में वो वोटों में परिवर्तित हुआ। क्या ये माना जाए, क्योंकि जिस शराबबंदी की बात कांग्रेस करती थी कर नहीं पाई, क्या बीजेपी इस दिशा में सोच सकती है कि शराबबंदी होनी चाहिए? हमने पहले भी कहा था और आज भी मैं कहता हूं कि हमारी सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट का भी गठन हो जाएगा। 15 साल में हमने प्रयोग किया और वो प्रयोग छत्तीसगढ़ में सफल रहा। हमने कहा था कि क्रमिक शराबबंदी की ओर जाएंगे, और जिस प्रकार गली गली में, सड़क सड़क में, चौराहे चौराहे में शराब बिक रहा है, महिलाओं का और बच्चों का जीना दुभर हो रहा है, हमने कहा था 500 की आबादी, 1000 की आबादी, 1500, 2000 की आबादी में शराब बेचना बंद कर देंगे। तो अधिकांश गांव इसमें कवर हो जाते हैं। उस योजना का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था और जनता उसमें खुश भी थी। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जो हमने वादा किया था, इस चुनाव में हमने शराबबंदी की बात तो नहीं की, मगर इस दिशा में नई सरकार आ रही है, उसको विचार करेगी। एक बड़ा परिवर्तन देखने में आया है, क्योंकि तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव थे। इन तीनों राज्यों में वसुंधरा राजे राजस्थान में चेहरा, छत्तीसगढ़ में आप चेहरा, मध्य प्रदेश में शिवराज चेहरा। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तो सरकार नहीं थी, समझ में आता है। मध्य प्रदेश में तो 19 साल से शिवराज सिंह चौहान चेहरे के तौर पर थे, बावजूद उनके हटा दिए हैं। अब वो कभी आंसू बहा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो ये जो पीढ़ी परिवर्तन है, या पुराने लोगों को पीछे करके नए लोगों को आगे लाने की कहानी है, क्या ये सहज है और बहुत सहजता के साथ इसे स्वीकार कर रही है पुरानी पीढ़ी? देखिए, दायित्व तो बदलता रहता है। मैंने कई बार देखा, मुझे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, मैं दिल्ली में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री बना। 4.5 साल के बाद मुझे कहा गया कि वापस छत्तीसगढ़ जाना, इस्तीफा देना है। इस्तीफा दिया, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आया, फिर मुख्यमंत्री की भूमिका में रहा और आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में अपना काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि संगठन जब जैसा उपयोग हम लोग करना चाहता है, हम लोग को उसी दिशा में चलना चाहिए। 15 साल या 18 साल हम लोग मुख्यमंत्री रह गए तो पर्याप्त रहता है, और आगे आने वाले समय में मेरा तो स्पष्ट मत है, जो दायित्व संगठन देगा, जो अवसर देगा, तो उसके के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। आज एक नई भूमिका में मुझे जवाबदारी दी गई है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पीकर की भूमिका जी। मैंने कहा कि बिल्कुल, यदि केंद्रीय नेतृत्व चाहता है तो वो काम करूंगा मैं और छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करूंगा। पहले आप उधर थे, अब आप उधर हैं। बहुत सारे नए विधायक भी चुनकर आएंगे। ये भी जानकारी है कि मंत्रिमंडल भी एक तरह से नया होगा। आपका जो अनुभव है, आप अपने अनुभव से नए विधायकों को, नए मंत्रियों को क्या सीख देना चाहेंगे? एक अवसर मुझे मिलेगा और अवसर रहेगा नए विधायकों के साथ, पुराने विधायकों के साथ काम करने का, और स्पीकर का दायित्व रहता है पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर साथ में। और हम शुरुआत में ही विधायकों को, जो पहली बार जीत के आए हैं, जो दूसरी बार जीत के आए हैं, एक लंबा प्रबोधन का कार्यक्रम भी रखते हैं और प्रबोधन में उनके बीच जाके विशेषज्ञों के साथ बात कराते हैं ताकि नियम, प्रक्रिया और कानून की जानकारी उनको हो, और इसमें लगातार हम लोग सक्रिय रहेंगे। सरकार बदली कांग्रेस की, तो बदलने के बाद, क्योंकि बहुत सालों के बाद कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस के नेता उत्तेजित भी दिखे और वो बदलापुर की तरह कार्रवाई भी करते नजर आए। आपके तमाम बहुत सारे अधिकारी, पिछली बीजेपी की सरकार के बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज किए गए, जांचें शुरू की गई। अब सरकार बीजेपी की है, तो क्या बदलापुर पार्ट 2 दिखाई देगा, या कम से कम वो हिसाब किताब देखा जाएगा? जिस प्रकार 5 साल में झूठे मामले चलाए गए, इतने सारे मामले कोर्ट में चले, सुप्रीम कोर्ट तक गए, मगर सारे मामले को न्यायालय से न्याय मिला। मुझे लगता है कि सरकार की भूमिका ये नहीं होती कि सिर्फ और सिर्फ विरोध के लोगों को झूठे मामले में फंसाया जाए।
आप अपनी लकीर को बड़ा करने की अपेक्षा दूसरी की लकीर को मिटाने में 5 साल लगा दिए और इसलिए आप हार गए। यदि यही काम किए होते, अपनी सरकार को बेहतर दिशा में देने का काम, और हम लोगों की लकीर को छोटे करने की जरूरत नहीं थी। जनता ये बात को बहुत बारीकी से देखती है और छत्तीसगढ़ की जनता एक चीज बर्दाश्त नहीं करती, यदि भ्रष्टाचार और घमंड दोनों का मिला जुला स्वरूप यदि हो जाता है भूपेश बघेल, तो जनता ने इस दोनों सोच को रिजेक्ट किया। एक चीज में देखने को आया, ब्यूरोक्रेसी यानी कि अधिकारी, उनका काम है कि कार्यपालिका के तौर पर बैलेंस बनाकर चले, लेकिन कुछ अधिकारी को देखा गया कि वो एक तरह से एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। वो नियम कायदे कानून को दरकिनार रखते हुए चीजों को कर रहे थे। क्या ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल साफ है, लोगों के सामने है। कुछ के खिलाफ तो मामले दर्ज हैं, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, पर बाकी लोग भी निगाह के सामने हैं कि किस प्रकार सरकार का दुरुपयोग करके गलत दिशा में ले जाने का काम किया है। तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके निश्चित रूप से जहाँ जहाँ जरूरत होगी उनकी जवाबदारी भी तय होगी। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, 19 तारीख से विधानसभा चल रही है, आपकी नई भूमिका हम देखेंगे। क्या आने वाले समय में हम रमन सिंह जी को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर या स्पीकर के अलावा भी किसी और भूमिका में देख सकते हैं, दिल्ली में देख सकते हैं? ये भूमिका अभी तो नई जवाबदारी मिली है, केंद्र ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे जो दायित्व दिया जाएगा, जो काम दिया जाएगा, उसके लिए मैं सहस्त्र तैयार रहता हूँ और सब काम को चुनौती के रूप में लेता हूँ। और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी दायित्व मिलता है अपने आप उसको हमको पूरा करना है। हमने देखा राजस्थान में विधायकों की बाड़ेबंदी हुई, वसुंधरा जी के तेवर भी तल्ख हुए, शिवराज सिंह चौहान की भी तमाम सारी तस्वीरें और वीडियो दिखाई दे रहे हैं जिसमें वो रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं और एक संकेत देते दिखाई दे रहे हैं कि साहब मुझे जो हटाया वो गलत उठाया। लेकिन रमन सिंह जी के बारे में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। पार्टी ने जो कहा वो स्वीकार्य हो गया। ये आखिर क्यों? क्योंकि आपको नहीं लगता कि साहब चेहरा तो मेरा भी था, सरकार मेरे चेहरे पर बनी, 5 साल संघर्ष मैंने किया, दूसरा कोई बड़ा चेहरा तो नहीं था। आपको नहीं लगता कि पार्टी को इस विषय नहीं, मैं इस मान्यता का हूँ कि हमको ये सोचना ही नहीं चाहिए। जो आज मैं ये बात को लौट के देखता हूँ, 15 साल मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व, इतने सारे दायित्व और उस काम को करने का अवसर दिया गया, तो पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना अवसर डॉक्टर रमन को लगातार मिलता रहा है। इसलिए आने वाले समय में मेरी क्या भूमिका होगी, मैंने हमेशा संगठन के ऊपर छोड़ के रखा है। केंद्रीय नेतृत्व जो मेरा उपयोग करना चाहे, वो चाहे नीचे से छोटे काम से लेकर या अन्य कोई दायित्व देना चाहे, तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। नई चुनौती मिली है विधानसभा अध्यक्ष, इसका भी बेहतर निर्वहन करूंगा। यही आपकी खूबी है। एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं कि देश में सनातन को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत जल्द वो शिलान्यास के तौर पर वो देश के लिए राम मंदिर दिखाई देंगे। काशी का उन्नयन हुआ, तमाम धार्मिक स्थलों का उन्नयन हुआ, आपने भी अपनी सरकार में उस तरह के संकेत दिए। लेकिन सनातन को लेकर, धर्म को लेकर जो टिप्पणियां आ रही हैं, खासकर दक्षिण से ज्यादा आ रही हैं, डेंगू मच्छर मलेरिया भी कहा जा रहा है, ये बहस जो उत्तर और दक्षिण की जो बहस है, इस बहस को आप कैसे देख रहे हैं? ये जिस प्रकार मतलब ये भी कह दिया गया है कि जो काऊ बेल्ट है, हिंदी भाषी राज्य हैं, ये कह दिया गया कि ये तो गौमूत्र वालों का प्रदेश है। देश को इस प्रकार विभाजित करने की मानसिकता और राजनीतिक कारणों से विभाजित करना, ये देश हित में कभी नहीं रहा है। और ये काम जिस प्रकार की राजनीतिक दल कर रही हैं, लोगों ने उनको किनारे कर दिया। आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जिस सनातन की बात करती है, जिस प्राचीन परंपरा की बात करती, जिस संस्कृति की बात करती, जिस कल्चर से हम जुड़े हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एक जन जागरण, एक लोग के मन में एक कल्पना थी कि 500 साल बाद अयोध्या में यदि राम जन्मभूमि में रामलला विराजते हैं, तो अपने आप में देश का एक परिवर्तन और टर्निंग पॉइंट है। करोड़ों लोगों को इससे उत्साहित होने का अवसर मिला, लोग प्रसन्न हैं।
तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस पुरातन गौरव को भी स्थापित करने का काम कर रही है और आधुनिक विकास के सारी सीढ़ियों को चढ़ने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में, विकास की नई मंजिलें तय करने वाले नेता के रूप में मोदी जी ने देश के सामने अपने आप को स्थापित किया है और बीजेपी उसी दिशा में चल रही है। रमन सिंह जी, आपने हमसे बात की, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले भविष्य के लिए भी ढेर सारी बधाइयां। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।